गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और आज प्यारे स्टूडेंट्स हम बात करेंगे जो हमारा आईसीटी एंड ई गवर्नेंस है उसके ऊपर। यानी ई गवर्नेंस यानी गवर्नेंस के अंदर आईसीटी जो है उसका क्या यूज है उस पर बातचीत करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आई होप कि सभी ने ज्वाइन कर लिया होगा। और जो भी स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए क्लास को, क्योंकि आज अपनी दो क्लासेस रहने वाली है, इसलिए हमने एक क्लास को पहले आपका अरेंज किया है, देन सेकंड क्लास जो है लगभग सेम टाइम पे ही हम उसको करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम आईसीटी जो है उसका गवर्नेंस के अंदर क्या रोल है उस पर बातचीत करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को कि आईसीटी जो है यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो गवर्नेंस के अंदर कैसे क्या उसका रोल है। देखिए सबसे पहले तो हमें ई गवर्नेंस का मतलब समझना पड़ेगा। ई गवर्नेंस जो है वो क्या है। आप जानते हो कि गवर्नेंस जो है वो एक्चुअल में क्या होता है कि गवर्नेंस का मतलब होता है शासन। शासन जो होता है गवर्नेंस का मतलब शासन या प्रशासन से है। ई गवर्नेंस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी उसमें आईसीटी का जो प्रयोग होता है तो इसे ई गवर्नेंस कहा जाता है। यानी कि किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना या सेवाएं, यानी कोई सरकारी इन्फॉर्मेशन है वो और सर्विस, ये दोनों जो है वो आपकी संचार और जो आपकी सूचना प्रौद्योगिकी है उसका यूज करके दी जाती है। यानी आप कोई आपका सरकार की कोई सेवाएं हैं उसको आप क्या कर रहे हो, आईसीटी के माध्यम से प्राप्त कर रहे हो। यानी उस सरकार जो है, अब सपोज दैट आपकी किसान निधि है तो किसान निधि के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अगर आपके व्हाट्सएप पे आती है, आपको मैसेज के माध्यम से प्राप्त होती है, तो ये क्या हो गई आपके लिए सूचना हो गई। किसके थ्रू? आईसीटी के थ्रू। अगर आपको कोई सेवाएं हैं जैसे कि कोई आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, या अदर कोई आपकी जैसे डेथ सर्टिफिकेट है, या आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र है, तो इस प्रकार के जो या इसी तरह के और भी आपके कुछ काम जो है अगर ऑनलाइन के माध्यम से होते हैं, आईसीटी के माध्यम से होते हैं, यानी आपको इस तरह की सर्विस अगर दी जाती है ऑनलाइन के माध्यम से आईसीटी से, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से दी जाती है, तो इस प्रकार का जो शासन होगा, इस प्रकार का जो प्रशासन होगा उसे क्या कहेंगे हम? ई गवर्नेंस कहेंगे। ई गवर्नेंस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अब यूरोपीय परिषद जो है इसने ई शासन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। यानी ये कहता है कि सार्वजनिक कार्रवाई के 3 क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी जो है उसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि सार्वजनिक अधिकारी, यानी कि गवर्नमेंट के जो अधिकारी है और नागरिकों के बीच में संबंध। मान लो ये गवर्नमेंट का अधिकारी है और ये आप हो, ये सपोज दैट एसडीएम है, और ये कोई सिटीजन है या सिंपल पर्सन है। अब ये इनसे डिमांड करता है कि मेरे को जो है आपका मूल निवास, डोमिसाइल जो है वो चाहिए। अब ये क्या करेगा, इनके पास फॉर्म भर के भेजेगा और ये इनको जो है जारी कर देगा, ये मित्र के थ्रू आपका डाउनलोड कर लेंगे। तो सार्वजनिक अधिकारी और जो आपका सिंपल जो पर्सन था उसके बीच क्या हो गया, एक कम्युनिकेशन हो गया। तो पहला काम तो ये होता है इसमें। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सभी चरणों में सार्वजनिक प्राधिकारियों का कामकाज जो है इलेक्ट्रॉनिक लोकतंत्र के माध्यम से पॉसिबल हो। दूसरा ये। तीसरा, कोई भी सेवाएं हैं अगर आपको, जैसे कोई पब्लिक की सेवाएं हैं वो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मिल रही है तो वो क्या हो जाएगा, ई गवर्नेंस हो जाएगा। ये कौन कहता है? यूरोपियन जो परिषद है वो मान के चलती है। अब ई गवर्नेंस में क्या होता है कि इसके ऑपरेशनल इम्पैक्ट दिखाई देते हैं आपको। इन्वायरमेंटली इम्पैक्ट जो है वो भी आते हैं। यानी इन्वायरमेंटली इम्पैक्ट क्या आएंगे कि अगर आपके पास पेपर लेस जो होंगे आप जितना, तो एनवायरनमेंट जो है वो क्या होगा, उससे इन्वायरमेंट को बेनिफिट होगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो भी दिखाई देता है आपको कि आप मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से चल के यहाँ जाएगा तो 50 किलोमीटर है, इसकी बजाय अगर उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई चीज़ या कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सेवा जो है अगर मिल जाती है, तो इकोनॉमिक रूप से उसका इम्पैक्ट जो है वो कहाँ पे पड़ेगा, उस व्यक्ति पे पड़ेगा। पूरे देश की इकोनॉमी जो है वो उसमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है उसके ऊपर दिखाई देगा। सोशल इम्पैक्ट होता है
कि समाज के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है कि समाज जो है वो कहीं ना कहीं इससे अपने काम काज जो है वो अच्छे तरीके से करते हैं, टाइम की बचत होती है इसमें, इकोनॉमी जो है या कह सकते हैं पैसों की बचत होती है, एनवायरनमेंट की बचत होती है, एक ऑपरेशनल इम्पैक्ट होता है कि बहुत ज़्यादा इसमें आपको काम काज जो है या बहुत ज़्यादा आपको फिजिकल रूप से इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। तो ये सब किसके माध्यम से पॉसिबल हुआ, आपका ई गवर्नेंस के माध्यम से पॉसिबल हुआ। अब हमारे पास में जो एक क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आखिर ई गवर्नेंस, अगर गवर्नेंस चल रहा था तो फिर ई गवर्नेंस लाने की क्या ज़रूरत थी। ई गवर्नेंस जो है उसको क्यों, उसका ओरिजिन जो है वो ओरिजिन ही उसका क्यों हुआ। देखिए, ओरिजिन एक तो होता है कि शासन का जटिल होना, सरकार से नागरिकों की अपेक्षाओं में वृद्धि होती है, जिसके कारण क्या होता है कि सरकार फिजिकल रूप से वो काम जो है वो पूरा नहीं कर पाती। तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, अब मोस्टली काम जो है वो क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक कर दिए या ई गवर्नेंस के माध्यम से संपादित करने लगे। तो ये ई गवर्नेंस आने के पीछे दो रीज़न है आपका। पहला कि शासन की प्रक्रिया जो है या शासन जो है वो जटिल होता है, और सरकार से नागरिक जो होते हैं, सिटीजन जो होते हैं, उनकी अपेक्षाएं अधिक होती है। सारे काम जो फिजिकल रूप से पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ई गवर्नेंस के माध्यम से कुछ काम जो है वो निपटाए जाते हैं। तो यही रीज़न रहे कि ई गवर्नेंस जो है उसका ओरिजिन हुआ। अब ई गवर्नेंस के अंदर विभिन्न धारणाएं आपको देखने को मिलेगी। पहला आता है प्रशासन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या है। राज्य को आधुनिक बनाने के लिए आईसीटी का उपयोग, प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी एमआईएस के लिए डेटा रिपोजिटरी का काम और निर्माण जो है वो आपका कंप्यूटरीकृत किया जाता है। यानी आपका क्या है कि भूमि से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी डेटा है उसको प्रशासन क्या करेगा, एमआईएस के माध्यम से यानी प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से आपका रिकॉर्ड जो है उसको कंप्यूटराइज्ड करेगा। दूसरा आता है इसमें ई सेवाएं, यानी राज्य और नागरिकों के मध्य संबंध जो है वो उसको मजबूत करना। उदाहरण के लिए ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना, ई प्रशासन और ई सेवाओं का एक समायोजन करना, जिसे बड़े पैमाने पर ई सरकार यानी ई गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो प्रशासन क्या करता है कि बेसिकली आपका डेटाबेस जो है उसको लेता है, उसके माध्यम से सूचनाएं जो है कंप्यूटर में संग्रहित करता है, कलेक्ट करता है, और उसके माध्यम से आपको टाइम टू टाइम जो है इंफॉर्मेशन सेंड करता है। दूसरा आता है ई गवर्नेंस, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सरकार की क्षमता में सुधार करने के लिए जो आईसीटी का प्रयोग करके शासन के अंदर या गवर्नेंस के अंदर काम किया जाता है वो आपका ई गवर्नेंस कहलाता है। इसके पहले भी हमने पढ़े थे, दो उद्देश्य थे, बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव थे। दो ऑब्जेक्टिव कौन कौन से थे, एक तो सेवाएं आपको देना और दूसरा आपको सूचना देना, यानी आईसीटी का प्रयोग करके आपको सेवाएं दे रहे हैं, आपको सूचनाएं दे रहे हैं। ई लोकतंत्र यानी ई डेमोक्रेसी जो है वो क्या है कि शासन में समाज के सभी वर्ग जो है उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आईटी का उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, ई लोकतंत्र से पारदर्शिता आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, जवाबदेहिता होती है, और लोगों की भागीदारी जो है उस पर जोर दिया जाता है। इससे ऑनलाइन नीतियाँ जो है उसका खुलासा होता है, ऑनलाइन शिकायत आप कर सकते हैं। ई जनमत संग्रह जो है कई बार ई वोटिंग ली जाती है, जिससे लोगों की राय ली जाती है। तो ई लोकतंत्र जो है या ई डेमोक्रेसी जो है ये भी आपका ई गवर्नेंस का ही पार्ट है। यानी ई गवर्नेंस के अंदर क्या था, प्रशासन था, ई गवर्नेंस है और ई लोकतंत्र, ये तीन पार्ट जो है इसके ई गवर्नेंस के अंदर माने गए हैं। ई लोकतंत्र में क्या है कि जैसे ही कोई आपकी सपोज दैट कोई नेशनल हाईवे, आपका नेशनल हाईवे नंबर 13 है फॉर एग्जांपल, उसकी डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो ऑनलाइन की। आप सभी ने देखी कि ये जो आपका हाईवे है जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये कितने जो है इसकी कॉस्ट जो है वो क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा, किस प्रकार का इसमें स्ट्रक्चर जो क्रिएट होगा। अगर उसमें कुछ कल को कुछ चेंजेस होते हैं तो ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है। जो है ऑनलाइन खुलासा जो है आरटीआई जैसे है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो भी आपका ऑनलाइन है। तो कई सारी लोगों की भागीदारी जो है ऑनलाइन के माध्यम से, ई लोकतंत्र के माध्यम से लोगों की भागीदारी जो है उसको लोकतंत्र में बढ़ाए जाने का काम जो है किसने किया था, ई गवर्नेंस ने किया था। अब आता है इसका ओरिजिन की बात करें तो भारत में इसका ओरिजिन जो है 1970 के से माना जाता है। यानी 1970 के दशक में चुनाव, जनगणना और प्रशासन आदि से संबंधित डेटा गहन कार्यों के प्रबंधन के लिए आईसीटी जो है
उस पर ध्यान दिया गया। यानी पहला तो क्या किया गया, चुनाव के अंदर 1970 के अंदर जनगणना जो हुई, उस जनगणना के अंदर और प्रशासन में आईसीटी का प्रयोग किया जाने लगा, और वहीं से आईसीटी का जो है गवर्नेंस के अंदर ओरिजिन जो है वो आपका माना जाता है। यानी यहाँ पे 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना जो है वो भारत में हुई, और ई गवर्नेंस की दिशा में पहला कदम यानी सूचना और संचार पे ध्यान केंद्रित यहाँ से किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट जो है, इसकी स्थापना 1970 में होती है। इसके बाद से आप देखेंगे कि ई गवर्नेंस के अंदर ई गवर्नेंस जो है उसका टाइम टू टाइम आपका विस्तार जो है वो बढ़ता चला गया, और टाइम टू टाइम क्या हुआ कि ई गवर्नेंस जो है उसमें आईसीटी का प्रयोग जो है वो आपको टाइम टू टाइम आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद 1977 में आपका एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर यानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जिसको एनआईसी के नाम से जानते हैं, उसको सभी जिलों के अंदर, या सपोज दैट राजस्थान के अंदर 33 जिले हैं, तो आप देखेंगे कलेक्ट्रेट जो है यानी जहाँ पे कलेक्टर बैठता है वहाँ पे एनआईसी का एक शाखा होगी, और वहाँ पे एनआईसी द्वारा नियुक्त एक आपका अधिकारी जो होगा। इसे जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था 1977 में। ई गवर्नेंस के अंदर ही 1988 में निक नेट जो है यानी राष्ट्रीय उपग्रह आधारित नेटवर्क जो है वो स्थापित किया गया, ताकि सभी जो प्रणाली है, सभी जो ऑनलाइन जितने भी हमारे मीडियाज है, ऑनलाइन जो हमारे पास में रिसोर्सेज है, उसको कनेक्ट किया जा सके। अब इसका उद्देश्य जो है वो क्या है, यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना, सर्विस देना। दूसरा, शासन के अंदर ट्रांसपेरेंसी जो है वो और जवाबदेहिता का पालन करना। सूचनाओं के माध्यम से लोग जो है उसको सशक्त बनाना। शासन दक्षता जो है उसमें सुधार करना। वो व्यापार और उद्योग के साथ में इंटरफेस जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका सुधार करना। ये सब इसके क्या माने गए थे? उद्देश्य माने गए थे। ओरिजिन कहाँ से होता है? 1970 से होता है। 1973 में आते आते आपका एनआईसी जो है उसकी स्थापना होती है। उसके बाद 1980 में आप देखेंगे तो एक्सपेंशन ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बढ़ावा दिया जाता है। 1990 में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होता है, और 2000 में आपका नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है वो आता है। NEGP पूछा जा सकता है आपसे, क्या होता है? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। और 2015 में आप देखेंगे कि डिजिटल इंडिया मिशन जो है वो आता है, और उसके बाद आधार और तमाम तरह की चीज़ें जो वो आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इसका ओरिजिन या इसका हिस्ट्री जो है वो आपको देखने को मिलती है। अब ई गवर्नेंस जो है उसके पिलर क्या है या उसके स्तंभ क्या है? उसके अंदर बेसिकली 4 स्तंभ आपको दिखाई देंगे। एक तो पीपल यानी लोग शामिल होंगे। दूसरा आपका रिसोर्सेस यानी संसाधन जो है वो शामिल होंगे। तीसरा आपका टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी शामिल होगी। और चौथा है उसकी प्रक्रिया, कि जैसे आईसीटी के अंदर लोग होंगे। आपके लोग में क्या होगा कि इसमें कर्मचारी भी होंगे, अधिकारी भी होंगे, और आपके साधारण लोग जो सिंपल पर्सन है या कॉमन जो पर्सन है, ये कॉमन पर्सन भी होंगे। संसाधन क्या क्या होंगे? जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, इसी प्रकार से नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गई, ये हो गई आपके। टेक्नोलॉजी में आप क्या टेक्नोलॉजी आप यूज़ में ले रहे हो? जैसे जैसे चैटिंग वाली ले रहे हो, चैट के थ्रू कर रहे हो, या आप वाईफाई के थ्रू कर रहे हो, या आप मैसेज सर्विस के माध्यम से कर रहे हो। प्रोसेस में क्या है कि किस तरह से प्रोसेस होगी? वन वे आपका जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन हमने पढ़ा था, एसिंक्रोनाइजेशन हमने पढ़ा था। तो वो सारी चीज़ें जो है प्रोसेस की आपका प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से होगी, पहले किस प्रक्रिया से होगा, देन क्या प्रक्रिया होगी, लोगों की तरफ से क्या प्रक्रिया होगी, तो ये प्रोसेस होती है। तो ई गवर्नेंस के 4 पिलर्स जो होते हैं वो पीपल, रिसोर्स, टेक्नोलॉजी और प्रोसेस जो है वो आपको दिखाई देते हैं। तो ये 4 पिलर जो है ये यहाँ पे ई गवर्नेंस के अंदर आपके आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो आप देखेंगे कि हिलर, बेलोगर और मून जो है ये इसके 5 चरणियाँ यानी 5 स्टेप जो है वो बताते हैं।
ये 5 स्टेप कौन कौन से? पहला आपका होता है सूचना, यानी सरकारें अपनी वेबसाइटों के माध्यम से क्या करती है, इन्फॉर्मेशन जो है उसको प्रसारित करती है। दो तरफा संचार, यानी सरकारें जो है वो दो तरफा संचार की अनुमति देती है, जो आमतौर पे ईमेल के माध्यम से होता है, यानी पीपल जो है वो भी सेंड कर सकता है और गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से सेंड करती है। लेन देन, यानी सरकारें जो है ऑनलाइन लेन देन को अनुमति देती है कि कोई भी आपका टोकन, जैसे कोई भी आपने प्रोसेस किया, कोई भी आपने सर्विस ली सरकार की, जैसे डेथ सर्टिफिकेट है, तो आपसे एक टोकन मनी जो है वो ली जाएगी। तो ऑनलाइन लेन देन को भी इसने क्या किया की अनुमति दी है। एकीकरण, यानी सरकार जो है सभी सेवाओं को एकीकृत करना चाहती है, जिससे आमतौर पर एक ही पोर्टल के माध्यम से किया जाता है, चाहे उसे कोई भी एजेंसी जो है वो प्रदान करे। राजनीतिक भागीदारी, यानी इसमें ऑनलाइन मतदान है, ऑनलाइन सार्वजनिक मंच है, आपका टिप्पणी है, तो ये सब जो है ये इसके अंदर आता है। तो ये 5 जो चरण है ये आपके हिलर, बैगलोर और मून जो है इनके द्वारा बताए गए हैं कि ई गवर्नेंस के ये 5 चरण जो है वो आपके दिखाई देते हैं। अब जो बात कर रहे थे हम 2015 के अंदर, और 2015 के अंदर क्या आता है, डिजिटल इंडिया आता है। और डिजिटल इंडिया जो है वो देश को आईटी के अंदर सशक्त बनाने के लिए आपका डिजिटल इंडिया की शुरुआत की जाती है। डिजिटल इंडिया जो है वो क्या है, एक सुरक्षित और स्थिर डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है, सरकारी जो सेवाएं हैं उसमें डिजिटल रूप से वितरित करता है, और सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, यानी सभी को जो है वो आईसीटी का ज्ञान या नॉलेज जो है वो दिए जाने की परिकल्पना जो है वो किसके अंदर की गई थी, इस डिजिटल इंडिया अभियान के अंदर की गई थी, और ये 2015 में आपका शुरू होता है। अब जो आईसीटी इन गवर्नेंस है, आईसीटी इन गवर्नेंस है दोस्तों, ये आपका मोस्टली 5 प्रकार का होता है। पहला आपका सरकार से नागरिक, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है, जिसे G2C कहा जाता है। दूसरा आता है G2G, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अगर ये गवर्नमेंट, जैसे राजस्थान की गवर्नमेंट कोई सूचना जो है बिहार की गवर्नमेंट को सेंड कर रही है, तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगा, ई गवर्नेंस। तीसरा है गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी कोई बिजनेसमैन है उसके साथ में कर रही है। गवर्नमेंट टू एजेंसी, और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये 5 प्रकार के होते हैं, G2C, G2G, G2B, G2A और G2E। तो मैंने इसका पूरा जो आपको बता दिया है कि कौन किसका होता है। पहले आप देखिए कि गवर्नेंस जो है वो बेसिकली 5 प्रकार का होता है, लेकिन 4 मुख्यतः उसमें प्रकार जो है वो आपके माने गए हैं। पहला G2C, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कोई गवर्नमेंट है वो दूसरी गवर्नमेंट के साथ कोई काम करना चाहती है या कोई सूचना अपना देना चाहती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई सेंटर को कुछ सूचनाएं भेजती है या सेंटर कुछ स्टेट को भेजता है, तो ये G2C मॉडल पे काम हो रहा है आपका ई गवर्नेंस के अंदर। G2C के अंदर आप देखेंगे कि ये आपकी गवर्नमेंट है, और ये गवर्नमेंट है, ये कोई सिंपल सिटीजन है। अब ये इससे डिमांड करता है कोई सेवा की, और ये इनको प्रोवाइड करते हैं, तो ये G2C है, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन हुआ। गवर्नमेंट टू बिजनेस का मतलब हुआ दोस्तों कि कोई आपका, ये आपकी गवर्नमेंट है और यहाँ पे कोई बिजनेस है, इसको जब सेवाएं दी जाती है या इससे इंफॉर्मेशन ली जाती है, तो ये G2B होता है। G2E का मतलब हो गया कोई एम्प्लॉय के साथ, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइयों से कोई सूचना प्राप्त करती है या उन्हें कोई डायरेक्शन जारी करती है, तो ये G2C हो गया। अभी ई गवर्नेंस के अंदर आपके क्या क्या काम आते हैं, आप ऑनलाइन बैंकिंग का काम इससे कर सकते हैं, बैंकिंग सेवाएं जो भी है, बैंकिंग सर्विस, उनका लाभ उठा सकते हैं। जीएसटी जो है उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। आप टेलीफोन के, आप बिजली के, आप वाटर के, आप मोबाइल के, आप DTH के जो भी बिल है वो ऑनलाइन पेड कर सकते हैं। आप जो है कोई आपकी पॉलिसी है, जैसे LIC की पॉलिसी है या कोई और पॉलिसी है, उसको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। आप डेथ सर्टिफिकेट, आप बर्थ सर्टिफिकेट, आप राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब जो है इसका जाति प्रमाण पत्र, इनका सत्यापन जो है किससे कर सकते हैं, ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। आयकर के जो रिटर्न फॉर्म है और ATR है या ITR है, ये सब आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। ट्रेन, जहाज और आदि की टिकटें जो है वो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो ये सब काम किससे हो रहे हैं, आपके ई गवर्नेंस से हो रहे हैं।
अब आता है दोस्तों कि ई गवर्नेंस जो है उसका बेसिकली लाभ क्या है या उसका एडवांटेज क्या है। ई गवर्नेंस के एडवांटेज की बात करें तो हम देखेंगे कि इसमें लोगों के बीच में संवाद या लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो गया, ईजी हो गया। इंटरनेट और ईमेल के माध्यम से सरकार अपने नागरिकों से सीधा संवाद जो है क्या कर सकती है, बना सकती है, जबकि पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। ई प्रशासन से पुरानी दुष्क्रियाकृत प्रक्रिया से सरकार को छुटकारा मिलेगा और काम करने के तरीके जो है उसमें सुधार होता है। दूर दराज के गाँव को शहरों के स्थित सरकारी दफ्तरों से जोड़ दिया जाता है, जिससे उनके बीच में दूरी कम हो जाती है। मान लो यहाँ पे आपकी तहसील है, यहाँ पे आपकी तहसील है और यहाँ पे कोई छोटे छोटे गांव है, तो इनको क्या कर दिया, आप ऑनलाइन माध्यम से जोड़ दिया, तो यहाँ पे लोग जो बैठे हैं वो बैठे बैठे वहीं पे वो सारी सुविधाएं जो ले सकते हैं। इससे आम लोगों का टाइम और पैसा जो है वो कंज्यूम कम होगा। शासन के अंदर क्या आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। प्रशासन जो है आपका, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चुस्त होकर काम करेगा, क्योंकि सारे डाटा जो है वो आपके पब्लिक मोड में है। तो कोई कभी भी आपका जो है आरटीआई लगा के या इस तरह की शिकायत करके ऑनलाइन कुछ भी सूचना जो है वो मांग सकता है। ई प्रशासन जो है उससे नौकरशाही का बोझ जो है कम होगा, कर्मचारियों की लागत जो है वो कम होगी, उसमें कटौती करना संभव होगा। कंप्यूटरों के माध्यम से समन्वय जो है आसान होगा और उत्तम होगा। इसमें टाइम और आपकी जो कॉस्ट है वो कम होगी। तो ये सब क्या है आपके, इसकी ई गवर्नेंस जो है इसके एडवांटेज के रूप में जाने जाते हैं। अब कुछ एक स्कीम जो है ई गवर्नेंस के अंदर, जैसे माई गवर्नमेंट, ये माई गवर्नमेंट जो है ये सेंट्रल सरकार द्वारा आपकी संचालित एक योजना है, जिसे नरेंद्र मोदी ने अच्छी सरकार प्रयास में व्यक्तियों को शामिल करने के लिए MyGovernment.nic.in जो है एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इसमें ये सभी को जो है सुशासन यानी अच्छे शासन में भाग लेने की अनुमति देता है। इसमें ई क्रांति एक बिल भुगतान योजना है, जिससे अपने बिलों का भुगतान जो है क्या कर सकते हैं, हम ऑनलाइन कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि माई गवर्नमेंट जो है इससे सुदूर गाँव को इंटरनेट से जोड़ने का प्रोजेक्ट जो है इसमें लाया गया। ये हर एक योजना, सरकार की हर एक योजना को गांव तक पहुंचाने का काम जो है वो कर रही है। इसीलिए इसमें आईटी के अंदर जो विस्तार किया गया, इसके अंदर खुदरा क्षेत्र और प्रौद्योगिकी जो है उसको बढ़ावा दिया गया। तो कुल मिला के सरकार के अंदर जो जो काम हो रहे हैं उसको लोगों के बीच में ले जाने के लिए इसके तहत जो जो आवश्यकताएं थी आईसीटी के अंदर, वो सब चीज़ें जो है वो डेवलप करने का काम किया गया। नेक्स्ट आता है आपका भूमि। भूमि क्या है, एक सरकारी पोर्टल है जो कि कर्नाटक के 6.7 मिलियन किसानों को 20 मिलियन ग्रामीण भूमि अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत डिलीवरी करता है। यानी कर्नाटक के अंदर सारे जो किसान हैं उनकी जितनी भी भूमि है 20 मिलियन, वो सभी के अभिलेख जो है क्या है ऑनलाइन है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान जो है अपना ऑनलाइन चेक कर सकता है। ई कार्यालय क्या होता है दोस्तों, कि ई ऑफिस कुशल और पारदर्शी अंतर सरकारी और अंतर सरकारी जो है प्रक्रियाओं को सुगम बनाता है। यानी ई कार्यालय का मतलब हो गया कि उसमें कुछ भी आप सूचना लेना चाहो, कुछ भी सर्विस लेना चाहो, वो सभी की सभी क्या है ऑनलाइन है। इसी प्रकार से ई कोर्ट आपने देखा होगा कि कोर्ट के अंदर आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपकी पेशी होती है, तो वो ई कोर्ट है। ई कोर्ट जो है वो आपका है। तो इस तरह की कुछ सुविधाएं जो कोर्ट के अंदर भी है। ई गवर्नेंस से संबंधित चुनौतियां क्या क्या है, चुनौतियाँ क्या है कि इसमें लागत जो है वो ज़्यादा आती है। अगर आप आईसीटी का सेटअप करना चाहते हो तो आपको जो है कहीं ना कहीं इंटरनेट की सुविधा देनी पड़ेगी, कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो देनी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर जो है उसमें विकसित करना पड़ेगा, आईटी एक्सपर्ट जो है वो उसकी टीम बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें होने की वजह से इसकी लागत जो है वो ज़्यादा आती है। और भारत जैसे विकासशील देश जो है उसमें आईसीटी का पूरी तरह से प्रयोग करना अभी कॉस्ट के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये जो है पॉसिबल नहीं लगता है कि पूरी तरह से हो पाएगा। हाँ, आने वाले टाइम में कुछ टाइम के अंदर ये चीज़ें जो आपकी पॉसिबल होती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो गोपनीयता और सुरक्षा जो है इसको भी लेके इसके अंदर बड़ी चुनौती रहती है कि इसकी जो गोपनीयता है, जो हाइडनेस जो है ये क्या बनी रहेगी। यानी कोई डेटा है, किसी व्यक्ति का डेटा है, तो वो क्या सुरक्षित, कितना सुरक्षित है। क्योंकि आप देखते हो कि हर बार हैकर और क्रैकर जो है, हैकर और क्रैकर का नाम सुना होगा आपने, हैकर क्रैकर जो है उसका अटैक होता रहता है, साइबर अटैक होते रहते हैं। तो गोपनीयता और सुरक्षा जो है वो एक बड़ी इसके अंदर
चीज़ जो है वो मानी जाती है। डिजिटल डिवाइड मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे गांव के अंदर जो जैसे युवा पीढ़ी और आपके ओल्ड ओल्ड पीढ़ी जो है या ओल्ड एज के जो लोग हैं और न्यू एज के या अभी जो है युवा जो लोग हैं उनके बीच में क्या हुआ कि एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया आईसीटी ने। कैसे कि अब युवा जो होंगे वो मोबाइल चला सकते हैं, लैपटॉप चला सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं, बट जो ओल्ड एज है उनको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है। अगर चला भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लैंग्वेज जो है उसको लेके इशू आता है कि ज़्यादातर इनका काम जो है इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। तो ये समाज के बीच में डिजिटल डिवाइड का काम जो है वो इन्होंने किया है। इसी प्रकार से अमीर और गरीब का थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि जो अमीर व्यक्ति है वो अच्छा सिस्टम, अच्छा आपका मोबाइल सब कुछ परचेज कर सकता है, बट गरीब जो व्यक्ति है, पूर जो व्यक्ति है वो ऐसा नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको, और शहर में भी, शहर में जो है टेक्नोलॉजी ज़्यादा है कंपेरिजन टू गांव की, नेट की समस्या गांव में ज़्यादा है कंपेरिजन टू शहर। तो ये सब चीज़ें जो है क्या है, डिजिटल डिवाइड का इन्होंने काम किया है। अब दोस्तों आता है आपके कुछ क्वेश्चन जो है आईसीटी और ई गवर्नेंस को लेके अपने उनको देखने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत ई गवर्नेंस के प्रारंभिक कानूनी ढांचा जो है प्रदान करता है। यानी कौन सा ऐसा अधिनियम जो है जो ई गवर्नेंस को लेके आपको प्रारंभिक ढांचा जो है वो प्रदान करता है। तो ऐसा अधिनियम जो हमें देखना है भारतीय दंड संहिता, शासन अधिनियम, आईटी संशोधन अधिनियम 2008 और आईटी अधिनियम 2000। तो सबसे प्रारंभिक की बात की है तो ये दोनों जो है वो किससे संबंधित, आपके इससे ई गवर्नेंस से संबंधित है। लेकिन सबसे पहले 2000 के अंदर भारतीय ई गवर्नेंस के लिए प्रारंभिक कानूनी ढांचा जो है प्रदान किया था। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो है वो डिजिटल हस्ताक्षरों को मान्यता दी गई थी कि कोई डिजिटल हस्ताक्षर से आपका प्रमाण पत्र जो है वो जारी होगा। आप देखते हो कि इस प्रकार का साइन जो है, राइट का साइन बना रहता है, नीचे डेट लगी रहती है, ऊपर अधिकारी के साइन होते हैं। तो वो जो साइन होते हैं वो डिजिटल साइन होते हैं। इसके बाद में 2008 में कुछ इसमें संशोधन किया गया जिसे आईटी संशोधन अधिनियम 2008 नाम दिया गया था। इसमें आपके साइबर अपराध जैसे जैसे बढ़ने लगे तो उन पर कंट्रोल करने के लिए और ये जो है इसमें संशोधन किया गया था। तो ये दोनों ही क्या है आपके ई गवर्नेंस से संबंधित है, बट आपका कानूनी ढांचा जो प्रदान किया था वो 2000 ने किया था। उसके बाद 2000 में आपका संशोधन जो है वो देखने को मिलता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का जो कंपोनेंट है या घटक जो है वो आपका कौन सा नहीं है। यानी शिक्षा, बैंकिंग, भौतिक समाचार और रेलवे। क्या शिक्षा के अंदर एजुकेशन आईसीटी होती है? हाँ होती है। क्या आपकी बैंकिंग के अंदर होती है? बैंकिंग ऑनलाइन सर्विस होती है। भौतिक समाचार यानी जो फिजिकल रूप से आप हार्ड कॉपी जो है न्यूज़पेपर की, उसके अंदर कोई आईसीटी नहीं है। रेलवे के अंदर ऑनलाइन टिकटिंग में होती है। तो आपका घटक नहीं है, तो इसका सही आंसर जो है वो 3 नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी की मदद से पीएमओ टीम द्वारा आंतरिक रूप से डिज़ाइन किया गया था। यानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जिसे एनआईसी था और प्रत्येक जिले के अंदर ये जो है आपका 1977 में स्थापित किया गया था। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब इसी एनआईसी के द्वारा पीएमओ टीम द्वारा आंतरिक रूप से डिज़ाइन किया गया राष्ट्रीय गवर्नेंस, प्रगति, ई क्रांति, डिजिटल इंडिया या कोई नहीं। तो इसमें प्रगति जो है इसको इन्होंने मिलकर डिज़ाइन किया था, पीएमओ प्लस एनआईसी। इसमें क्या था, इसमें आपके ई गवर्नेंस योजना, कॉमन सर्विस सेंटर, जैसे सीएससी की बात आती है, कॉमन सर्विस सेंटर, ई मित्रा जिसे एक प्रकार से कहा जा सकता है, ई क्रांति और प्रगति जो है उसको लिया गया था। इसकी सहायता जो है एनआईसी ने की थी। और एनआईसी और ये मिलके सरकारी जो परियोजनाएं थी उसका आंकलन करना कि किस तरीके से ये लागू हुई है, उस पर नज़र रखने के लिए ये जो है आपकी प्रगति नाम से इन्होंने दोनों ने मिलके बनाया था। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, प्रगति हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो ई गवर्नेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका उपयुक्त है। यानी नागरिकों को शामिल करना, सक्षम बनाना और सशक्त करना, नागरिकों को निष्पक्ष और निष्पक्ष सेवाएं प्रदान करना, प्रौद्योगिकी संचालित शासन प्रदान करना, या ई कॉमर्स अनुप्रयोगों को लोगों का विश्वास सुनिश्चित करना।
तो इसका ई गवर्नेंस का मुख्य काम क्या है? प्रौद्योगिकी संचालित यानी आईसीटी के माध्यम से शासन जो है उसको चलाना, ये इसका मेन जो है मोटिव या मेन जो ऑब्जेक्टिव आपका माना जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें अपने, तो आईसीटी अधिनियम 2000 में कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? 66A, 66B, 66F, 45F। आपको ध्यान में रखना है कि 2000 के अंदर एक धारा है, एक धारा जो है उसका नाम है 66, और यही 66 के अंदर एक 66B जो है वो चोरी किए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण का बेईमानी से कोई प्राप्त किया जाता है, तो उसके लिए ये आपकी धारा जो है वो लगती है। और 66F जो है, 66F जो है वो साइबर आतंकवाद के लिए आपकी जानी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा, यानी साइबर आतंकवाद किया जाता है आपके द्वारा कि बिना किसी व्यक्ति की परमिशन के किसी के कंप्यूटर को हैक करना, किसी के बैंकिंग खाता जो है उससे कुछ लेन देन करना, ये सब किस में आता है? आपका साइबर आतंकवाद में आता है, साइबर क्राइम में आता है ये। तो ये 66F के अंदर आपका डिफाइन किया गया है। इसी प्रकार से इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और देखने का प्रयास करते हैं, यानी भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रमुख पहल डिजिट लॉकर जो है उसके संबंध में क्या सही नहीं है? डिजिटल इंडिया कब शुरुआत किया गया था? 2015 में। डिजी लॉकर जो है, डिजी लॉकर आपने देखा होगा, उसमें क्या है? डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आप डिजी लॉकर में रख सकते हैं। उसमें उसके संबंध में कथन सही नहीं है, यानी डिजी लॉकर खाते के लिए साइन अप करने वाले भारतीय नागरिकों को एक समर्पित क्लाउड स्टोर स्पेस मिलता है जो उनके आधार नंबर तक सीमित होता है। इसका उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को समाप्त करना और किसी भी समय कहीं भी डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त करना और ऑनलाइन साझा करना, ये सही है। नागरिक की साइन सुविधा का उपयोग करके दस्तावेजों को स्वयं अपलोड कर सकते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, ये भी सही है। डिजी लॉकर का नारा है मेरे दस्तावेज कहीं भी कभी भी, ये भी सही है। तो ये क्लाउड जो है, क्लाउड स्पेस मिलता है, लेकिन उसमें केवल आधार नंबर तक सीमित नहीं रहता, उसमें आप अपने क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट भी शेयर कर सकते हैं। तो ये इसका सही आंसर जो है वो कौन सा होगा? 1 होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सरकारी निकायों का नेटवर्क बैकबोन ई गवर्नेंस प्रदान करता है, यानी सरकारी जो निकाय है, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है, उसको नेटवर्क बैकबोन और ई गवर्नेंस सहायता कौन प्रदान? नेस्कॉम, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय स्टेट बैंक या एनआईसी? तो एनआईसी यानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जो है वो इसको प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1976 के अंदर हुई थी। इसका मुख्यालय यहाँ पे दिल्ली में है, और भारत का जितने भी भारत में डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें एनआईसी का आपका कार्यालय जो है वो है। और ये सभी क्या करती है? आपको जितनी भी आपकी वीसी वगैरह ही होती है और सरकार से संबंधित अगर नेटवर्क है, बैकबोन है, ई गवर्नेंस में कोई आपकी समस्या आ रही है, तो वो सब प्रॉब्लम्स जो है वो कौन सोल्व करती है? आपकी ये एनआईसी जो है वो आपके सोल्व करती है। तो आज वाले लेक्चर में हमने, प्यारे स्टूडेंट्स, हमने जानने का प्रयास किया कि ई गवर्नेंस जो है बेसिकली क्या होता है, ई गवर्नेंस के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें जो है वो शामिल की जाती है, ई गवर्नेंस के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने बात की, ई गवर्नेंस जो है वो एक्चुअल में क्या था, ई गवर्नेंस जो है वो एक्चुअल में क्या था। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि ई गवर्नेंस जो है, ई गवर्नेंस जो है वो आपका क्या था, ई गवर्नेंस जो है उसके कंपोनेंट क्या थे, यानी भाग क्या थे, ई गवर्नेंस जो है उसके लाभ क्या थे, ई गवर्नेंस जो है उसकी चुनौतियाँ क्या थी, ई गवर्नेंस जो है उसके प्रकार कितने थे? हमने 5 प्रकार देखे थे, G2B, G2C, G2G, G2B। तो इस तरीके से हमने 5 प्रकार इसके देखे थे। उसके बाद में हमने कुछ जो है सेवाएं देखी थी, जिसमें भूमि सेवाएं थी जो कर्नाटक से संबंधित आपकी। डिजिटल इंडिया जो है वो आपका 2015 के अंदर शुरुआत किया गया था। इसी प्रकार से ऑनलाइन सुविधाएं जितनी भी थी उनके बारे में बात की थी। तो आई होप ये लेक्चर जो है इसमें से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, यूजीसी नेट के दिसंबर एग्जाम के अंदर। तो आपको इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से इसको देखना है कि ये ई गवर्नेंस बेसिकली है क्या, कि शासन के अंदर जो आईसीटी है उसकी भागीदारी करके जो शासन चलाया जाता है उसे ही बेसिकली ई गवर्नेंस कहते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।